अब देखिए 2025 का है, इसमें कुछ टेढ़ा आता है काहे, ये ऐसे झुका रहता है। इस ऐसे ये सीधा लगता तो ऐसे ही आता, सीधा लगता नहीं है कि ये जैसे ये टेढ़ा झुका हुआ है ना, सीधा इसमें बैठता तब आ जाता। यहाँ से नहीं आएगा इस पर रखने से। क्यों? सीधा तब आएगा, रख के देखो, ये आज से। हाँ हैं आगे की तरफ झुका हो जाए। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 25 and inductor of inductance 45 are connected in series। तो LCR सीरीज सर्किट है ना। The corresponding current in the circuit and the phase angle between the current and the voltage is respectively। तो फेज डिफरेंस पूछा है और करंट पूछा है, तो आप पहले क्या निकालेंगे? वोल्टेज मालूम है 220 वोल्ट है, तो VRMS गिवन है कि नहीं? VRMS आपका है 220, ये दिया हुआ है VRMS कितना है? ये 220 वोल्ट है। अब आप पहले Z निकाल लो, Z इक्वल टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। वैल्यू रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। R की वैल्यू 20 है, तो ये 20 का स्क्वायर हो गया, प्लस XL तो ओमेगा L है, नहीं XL दिया हुआ है सीधा, रिएक्टेंस 45 ओम है, तो ये हो गया 45 माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस XT 25 है, 25 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 20 का स्क्वायर 400 और प्लस अगेन ये 20 है, तो ये भी 400 हो गया, तो 800 है, स्क्वायर रूट ऑफ 800 है ना। तो 20√2 आ गया, ये हो गया Z। अब आपका करंट पूछा है I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/Z। R तो नहीं है ना इसमें, तो Z होगा, तो V/Z निकाल लीजिए। V की वैल्यू है 220 और Z की वैल्यू हो गया 20√2। सॉल्व कर लीजिए, ये 0 है 11, इससे काट दो 11/√2, तो 11/1.414। सॉल्व कर लीजिए, कितना आया? 7.8 आएगा है ना, 7.779 है, तो 7.8 एम्पियर का करंट हो गया। अब तीसरा और चौथा दोनों है ना, तो उसमें से कोई एक आएगा। अब ये दो तो आपका हट गया। अब अब आपको फेज डिफरेंस निकालना है, तो tan फाई निकाल लीजिए। tan फाई तो हो गया XL माइनस XC अपॉन R, ये हो जाएगा। XL है 45 माइनस 25 अपॉन 20, तो 20/20 हुआ कि नहीं? 20/20, तो 1 आ गया, तो tan फाई 1 है, तो इसका मतलब फाई इक्वल टू 45 डिग्री, फाई इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपका आंसर डी आ गया।
हैं? क्या कह रही हो? हैं? तो यूज से क्या मतलब है? हमारा सवाल लगना चाहिए कि यूज से मतलब है। एक्स्ट्रा दिया रहेगा तो हमें उससे मतलब है क्या? कोई जो हमें चाहिए उतना ही तो यूज करेंगे। आ गया क्लियर? ये बहुत से न्यूमेरिकल्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं और इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थोड़ो है, ये तो तुरंत निकल आएगा। आगे चले, लगाओ लगा लो, जल्दी लगाओ। कलर चेंज कर दिए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा था ना, अभी अब दिखाई देगा। अभी दूसरा कलर ले लिए, अब ये दिखेगा। एक ही क्वेश्चन था इसमें 25 में। चेक करना चाहो चेक कर लो, देखिए है ना, डी वाला सही है। ठीक, अब आप देखिए 24 का क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है इसमें। इन द सर्किट शोन बिलो, एक इंडक्शन कॉइल है, एसी सोर्स से कनेक्टेड है। इन द सर्किट शोन बिलो द इंडक्टेंस L is connected to an AC source. The current flowing in the circuit I equal to I0 sin omega t. The voltage drop VL across L is, तो VL भी पूछा है, कितना होगा इंडक्शन कॉइल के लिए V? E कितना होता है? -L di/dt, यही तो है। E इक्वल टू क्या है? E इक्वल टू L di/dt। तो इंडक्टेंस हो गया L और d/dt ऑफ क्या था? I0 कितना था? sin ओमेगा t है। देख लें फिर से, ये है क्वेश्चन आपका। I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t है ना, तो आप तुरंत निकाल सकते हो। E इक्वल टू वैसे ये -L di/dt है, -L d/dt ऑफ I0 sin ओमेगा t। तो डिफ्रेंशिएट का I0 बाहर ले लो, -L ओमेगा I0 साइन का डिफरेंशियल cos ओमेगा t इंटू ओमेगा, तो ये हो गया cos ओमेगा t इंटू ओमेगा, तो ये हो गया -L ओमेगा I0 cos ओमेगा t। L ओमेगा I0 cos ओमेगा t।
माइनस साइन चाहे छोड़ सकते थे कि नहीं, तो आपका जो ई होगा, ये माइनस साइन क्यों है, क्योंकि वो अपोजिंग नेचर होता है ना, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे ही लिख सकते हो। तो ये आपका अब यही आया, एल ओमेगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो आपका आंसर क्या है, डी है। बता चुके हैं पहले भी, चेक करना चाहो चेक कर लो। क्लियर है, लगा लो, लगाओ पहले। देखो, इसीलिए सब डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करके हमने सबको कैलकुलेट किया था। अब ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आप फार्मूला यूज कर लो, अब आ जाएगा। हो गया, देख लो ये। आई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। वैसे उन्होंने लगाया है, जो हमने लगाया वो ठीक है, वही लगाइए, है ना। अब देखिए, ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू एन एसी मेन सप्लाई 220 वोल्ट टू ऑपरेट एट 11,000 वोल्ट, 88 वाट पावर है। द करंट इन द सेकेंडरी सर्किट इग्नोरिंग द पावर लॉस इन द ट्रांसफार्मर। इसका मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर है। कितना है, आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो जितना इनपुट पावर होगा उतना ही आउटपुट पावर होगा। क्लियर है ही है, तो लगाओगे कि हम लगा दें? आए हो तब भी यार, बाहर बैठे हो हैं? 4 क्वेश्चन हो गया, 25 का हो गया, 24 का 2 हो गया, एक ही आया था, वो करा दिया ना। एलसीआर सीरीज सर्किट था। अब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। टू 220 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है और 11,000 वोल्ट यानी स्टेप अप है, 88 वाट पावर है। तो वही इनपुट पावर है, वही आउटपुट पावर है। जल्दी से जल्दी से लगाओ। चलो भाई, बहुत लेट आ रही हो, ऐसे पढ़ाई होगी?
लग गया? कितना आ गया है? 0.2 0.2 क्या? अरे a step up transformer is connected to an AC main supply of 220 volt to operate at 11,000 volt 88 watt। तो पावर तो दिया ही है, कितना पावर है? P इक्वल टू V इंटू आई होगा। P इक्वल टू है वी आई। अब पावर कितना है आपका? 88 है वाट। और ये V इंटू आई, V कितना है? 11,000 और इंटू आई, तो आई पूछा गया है, तो आई इक्वल टू कितना आ गया? 88 बाई 11 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख दें, तो ये कैंसिल हो गया। 8 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 8 मिली एम्पियर का करंट हो गया। करंट ही तो पूछा है। द करंट इन द सेकेंडरी सर्किट, यानी सेकेंडरी क्वायल, तो आप चाहे इसको PS लिख सकते थे, PS VS इंटू IS। और यही प्राइमरी में भी है, तो प्राइमरी में कुछ पूछा ही नहीं इन्होंने। इतना ही पावर किसमें है? प्राइमरी में भी। हमें इस वोल्टेज से फिर कोई मतलब नहीं है। अगर पूछा गया होता करंट, प्राइमरी में करंट कितना है, तब हमें उससे मतलब होता। देख लीजिए, हो गया? क्लियर है? लगाओ जल्दी। हो गया? चेक कर दें? हैं? सही है। वही है, देख लो। ये पावर 88 सेकेंडरी में V इंटू आई, बहुत बड़ा सॉल्व किया गया, 8 मिली एम्पियर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, ये देखिए। ये तो अब है नहीं सिलेबस में, है ना, तो छोड़ दो इसको। 23 का देखो, 24 में 2 और है कैसे? ठीक है। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द टर्न्स रेशियो NP और NS का रेशियो दिया है। द रेशियो VS VP इज इक्वल टू, तो हमने देखिए बताया था ट्रांसफार्मर के लिए तुरंत आ जाएगा 2:1। उल्टा होगा कि नहीं? VS बाई VP इक्वल टू ES बाई EP इक्वल टू NS बाई NP इक्वल टू IP बाई IS, और ये है R, ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर। तो आपको केवल ये NS बाई NP बाई NS है,
दिया हुआ, तो NP बाई NS कितना हो जाएगा? NP बाई NS इक्वल टू यहाँ VS बाई VP, तो VP बाई VS हो गया आपका। अब ये कितना है? 1/2 कि नहीं? तो अब ये चूंकि 1/2 है तो ये लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू VP बाई VS। इसका उल्टा पूछा गया है, VS बाई VP, तो 2:1, तो ये है 2:1। ये पूछा गया था, है ना? आसान सवाल था ये। बहुत क्लोज होते हैं रिजल्ट, ये देख लीजिए। आ गया? लिख लिया? आगे चलें? चेक करना है? चेक कर लो, कहीं दिक्कत ना रहे तुम लोगों को। अभी तो सलूशन देखो बहुत बड़ा लिखा इन्होंने, ये 2:1। चलो अब यहां आ जाओ। ठीक, ये 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 210 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स एज शोन इन फिगर। द पीक करंट इन द सर्किट इज नियरली, पाई की वैल्यू दिया है, पीक वैल्यू ये VRMS होता है, ये है VRMS। तो पीक करंट पूछा तो पहले IRMS निकाल लो। क्या निकाल ले? IRMS निकाल लो, है ना? तो XC निकालना पड़ेगा, XC 1/ωc है? लगा ले, लगा लो, लगा लो, अपने से लगाओ तो अच्छी बात है ना। लगाओ, देखो कितना आ रहा है। नहीं लगा पाओगे तो बताएंगे ही। कितना आया? अपॉन पाई, तो लिख दे रहे सीधे 10⁻³ आ गया होगा सबका ने, है ने? तो अब ये देखिए VRMS दिया है, आप IRMS निकाल लीजिए, IRMS निकाल लो पहले। तो ये हो जाएगा VRMS अपॉन XC। V इक्वल टू IR होता है ना, तो I इक्वल टू V बाई R, तो यहाँ R थोड़ो है, यहाँ तो XC XL और Z है। अब वैल्यू रख लो, ये है 210 अपॉन 1000 और इंटू पाई ऊपर कर लें। ये IRMS है कि नहीं? अब आपको पूछा गया है पीक करंट, तो I0 पूछा है, I0। तो आप जानते हो IRMS और I0 में क्या रिलेशन है? IRMS इक्वल टू I0 बाई √2, तो I0 इक्वल टू IRMS इंटू √2, तो ये हो जाएगा IRMS इंटू √2, तो √2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 210
अपॉन 1000 इंटू 3.14 इंटू 1.414। अब सॉल्व कर लो पूरा, कितना आया, एक जीरो हटा दो और पूरा सॉल्व कर लो, देख लो IRMS आ जाएगा, I नॉट आ जाएगा। अरे ऐसे ही देखो ना, ये 21 है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एटलीस्ट 63 हो गया, 1.414 तो 100 से ज्यादा हो गया कुछ, और अपॉन 100 तो अबाउट 0.9 समथिंग आएगा। तो बी वाला पार्ट है, देख लो बी में दिया हुआ है, लिख लिया 0.93 यही आएगा, फिर 0.93 एंगस्ट्रॉम, ये ऑप्शन में है, सॉरी एम्पियर, एम्पियर में है, हटा दें एम्पियर, ये आपका यही है ही है 0.93 कि नहीं, चेक कर लो 0.93 √2 210/1000 3.14। सिंपल होते हैं, अगर थ्योरी पढ़े हैं तो एकदम सब सवाल लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये नीट 2023 मणिपुर, इसका अलग से होता है क्या? अच्छा 23 का ही है। अब देख लीजिए, एन AC सोर्स इज कनेक्टेड इन द गिवन सर्किट, द वैल्यू ऑफ फाई, फेज डिफरेंस पूछा है, फेज डिफरेंस पूछा है। 220 वोल्ट RMS है, VRMS, और ओमेगा है 100 पाई, ओमेगा T प्लस फाई है, तो आपको फाई की वैल्यू निकालनी है, tan फाई निकाल लो। निकाल के देखो, L की वैल्यू मालूम है 1/पाई, R की वैल्यू मालूम है, tan फाई क्या होगा XL अपान R, तो निकाल लो, तुरंत आ जाएगा। कितना आ गया, आया कितना? अरे एक्सेल निकाला पहले ने कि नहीं निकाला? अरे एक्सेल इक्वल टू ओमेगा L हुआ न कि नहीं? एक्सेल आपका हो गया ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू ये है 100 पाई और L की वैल्यू 1/पाई,
तो पाई और पाई कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 100 कि नहीं। अब tan फाई लिखो, tan फाई इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर, तो एक्सएल है 100, आर भी 100 है, तो 1 आया, तो फाई इक्वल टू 45 डिग्री, तो डी वाला होगा 45, नीचे है 4 3 तो दिख ही रहे हैं, लगा लो पहले, वही आएगा, आगे है। क्लियर है, छोटा सा ही सवाल था, बड़े क्वेश्चन बहुत नहीं रहेंगे, कभी कभी बड़ा हो जाता है, कुछ क्वेश्चन बड़े होंगे तो कुछ छोटे भी तो होंगे। देखें आगे, अभी देखो आ गया, ये है 45, यही वाला सही है, चेक करने की जरूरत है, देख लो 45। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दिया है इफ Z1 एंड Z2 आर द इम्पीडेंस ऑफ द गिवन सर्किट A एंड B एज शोन इन फिगर, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले में है LR और दूसरे में है CR। अब लेकिन यहां पर भी ध्यान देना है, यहां पर AC वोल्टेज है और यहां क्या है, DC है, तो DC के लिए है, DC के लिए L का कोई मतलब है, XL कितना होगा फॉर DC, बोलो है, हाँ फॉर DC ओमेगा इक्वल टू 0, तो XL जो है ओमेगा इंटू L है, तो ये हो गया 0, तो Z1 पहले के लिए Z1 है, तो Z1 इक्वल टू R रहेगा, तो इसका मतलब ये 10 ओम है Z1। Z1 कितना है, पहले का है, तो वो 10 ओम है, और Z2 में AC लगा हुआ है, तो अब AC है तो आप Z निकालोगे तो पहले XC निकालना पड़ेगा, 1 अपान ओमेगा C, तो XC इक्वल टू कितना आया, 1 अपान ओमेगा है 2 पाई F, तो 2 पाई और F की वैल्यू 50 हो गया, तो इंटू 50, और C की वैल्यू 10 टू द पावर 3 अपान पाई, तो 10 टू द पावर 3 और ऊपर लिख दे पाई, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हुआ, ये हो गया 15 टू 200, तो यहां पर आया 10, 1/10 हो गया ये, कि नहीं। माइक्रो भी है, सॉरी यहां माइक्रो भी लिखा है, 10 टू द पावर, ये माइनस में भी आएगा कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, ये नीचे लाना है ना, इंटू 10 टू द पावर -6, तो 1/10 ऊपर चला जाएगा कि नहीं, ये -3 आया और ये 10 100 आ गया, तो ये 10 हो गया, कितना हो गया 10। अब आप क्या निकालना है, Z2 निकालना है, तो Z2 इक्वल टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, तो 10 रूट 2, 10 इन 10 के स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 10 रूट 2, तो कौन बड़ा है, Z1 छोटा है, Z2 बड़ा है, Z1 लेस देन Z2, वो केवल 10 है और ये 10 रूट 2 है, तो यही ऑप्शन होगा पहला वाला ही, बाकी से कोई मतलब नहीं है। नहीं हट रहा है, हो गया, हटा दें।
ये देख लो, अब आपका ऑप्शन में यही था Z1 लेस देन Z2। आंसर चाहे चेक कर लो। देखो Z1 लेस देन Z2, Z1 इक्वल टू 10 ओम और Z2 इक्वल टू 10√2। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। द मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड फॉर एन AC इन मैक्सिमम पावर। अब देख लीजिए, एक में रजिस्टर है, रजिस्टिव सर्किट, दूसरा LC सर्किट है, तीसरा इंडक्टिव सर्किट है, चौथा कैपेसिटिव सर्किट है। तो पावर लॉस कैपेसिटर में 0, इंडक्टर में भी 0। और LC सर्किट अगर है तो पावर फैक्टर cos फाई होगा, Vrms इंटू Irms इंटू cos फाई। तो cos की वैल्यू तो 1 से कम है ना, तो Vrms इंटू Irms से कम होगा। और रेजिस्टेंस में क्या होता है, P मैक्सिमम वही होता है Vrms इंटू Irms। तो कौन मैक्सिमम है, ये लिख दे आंसर कि नहीं? ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इसमें होता है P बार, ये है Vrms इंटू Irms। LC सर्किट में P बार कितना होगा, मीन पावर, तो ये होगा Vrms इंटू Irms इंटू cos फाई। तो cos फाई होगा R बाई Z, तो ये है R बाई √R स्क्वायर प्लस X। कौन है, LC है ना, तो R नहीं रहेगा, XL माइनस XC का स्क्वायर ये रहेगा। तो XL माइनस XC रहेगा, तो इसकी वैल्यू भी जो भी है लेस देन 1 होगा कि नहीं? तो इसकी वैल्यू, इसको हटा करके चाहे आप लेस देन दिस वैल्यू लिख सकते हैं। इसके क्या रहता है, पावर P बार 0, यहां भी P बार सॉरी एवरेज पावर, चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, टोटल साइकिल के लिए टोटल पावर क्या रहता है, कंप्लीट साइकिल के लिए हमेशा 0, तो वो 0 हो जाएगा। और यहां रहता R बाई Z, तो ये मैक्सिमम पावर है। क्लियर है ना? देख लो, कुछ लगाने की जरूरत तो इसमें है नहीं, चेक कर लो आंसर। कहाँ आया, ऊपर ही आ गया, एक्सप्लेनेशन नहीं आया है ना। पावर डिसिपेटेड इज मैक्सिमम फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, पहले भी बताया था हमने। अब यहां देखिए, फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज द इफेक्टिव इंपीडेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर विल बी। फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अगर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है तो ये देखो एक कैपेसिटर है, तो इसमें रिएक्टेंस कितना है, रिएक्टेंस इसमें है XC इक्वल टू 1/ω/C। ओमेगा अगर बहुत ज्यादा है तो XC टेंस टू 0, तो XC टेंस टू 0 फॉर वेरी हाई ओमेगा दिया है ना, फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। तो अगर F हाई है तो ओमेगा भी हाई है, तो ये 0 हो जाएगा। यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है,
यहां भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और ये रेजिस्टेंस नहीं है। तो अब यहां देखिए, ये एसी सर्किट है, यहां रेजिस्टेंस है, फिर यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहां रेजिस्टेंस है। तो आपका सर्किट ऐसे बन जाएगा, ये आपका एसी सब सोर्स है, यहां से एक रेजिस्टेंस ये है 1 ओम का, और फिर ये है 2 ओम का। 1 ओम यहां है, 2 ओम यहां है, तो टोटल ये सीरीज में है। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा, तो 1 प्लस 2 3 ओम का रेजिस्टेंस तब हो जाएगा। तो अब ये देख लीजिए 3 ओम का टोटल रेजिस्टेंस आएगा, चेक कर दें। 3 ओम डी है, 3 ओम दिया हुआ है, चेक कर लो, है ना। XC इक्वल टू 0, XL इंफिनिटी, तो वहां से तो करंट पास होगा ही नहीं, जहां रजिस्टर है वहीं पास हो जाएगा, है ना। और जहां कैपेसिटर है, इंडक्टर में कोई करंट पास नहीं हुआ, तो आपका जो सर्किट बनेगा वो ये बनेगा, देखिए। अब वो सीरीज में है पूरा, क्लियर हो गया। चलिए आगे, अब आगे देखो, फिर आ गया वही क्वेश्चन, सेम LCR सीरीज सर्किट। इन सीरीज LCR सर्किट द इंडक्टेंस L इज 10 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस C 1 माइक्रोफैरड, रेजिस्टेंस R 100 ओम। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस आकर, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। लगाओ बेटा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लगाओ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस आकर, तो इसका मतलब FR पूछा है। 1/2 पाई 1/रूट LC निकाल लो, यही है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। L की वैल्यू मालूम है, C की वैल्यू मालूम है, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ गया। वैल्यू भी लिख दे रहे हैं, 1/2 3.14 स्क्वायर रूट 1/L है आपका 10 इंटू 10 टू द पावर -3, और C 10 टू द पावर -6। पूरा सॉल्व कर लो, माइक्रोफैरड है वो, ये मिली हेनरी है। नहीं लग रहा है? अरे 10 टू दी पावर, यहाँ 10 है तो ये -2 और -6 -8 हो गया, ऊपर गया तो 10 टू दी पावर 8 हो गया, स्क्वायर रूट लिया तो 10 टू दी पावर 4 हो गया, तो 5 कहाँ से आया? अरे ये 10 भी तो है, तो पूरा सॉल्व करने पर ही बता रहा, ये पूरा इतना सॉल्व कर लो तो ये -2 और -6 -8 ऊपर ले गया +8, स्क्वायर रूट लिया +4, तो इसका मतलब ये इतना है अपॉन 2 इंटू 3.14, तो 2 इंटू 3.14 लिख लो, 10/6.28 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 10 अपॉन दिस 1 पॉइंट समथिंग आया 1.59, और ये किलो है तो 1.59 किलो हर्ट्ज,
कहीं दिया होगा, तीसरा है 1.59 किलोहर्ट्ज। इजी है, ऑप्शन देख करके ही लगा सकते हो कितना आया। बाद में मैं पूरे फिजिक्स का जितना क्वेश्चन है पूरा एक एक साल का कराऊंगा, एक साल का एक ही बार में, एक साथ पूरा, एक साल 24 का, 25 का, जो इधर है 23 का, 22 का, सब एक एक साल का कराऊंगा, पूरे 50 क्वेश्चन। तो उसमें पूरा फिजिक्स याद होना चाहिए, तभी तो लगा पाओगे। अभी तो एक एक चैप्टर चल रहा है ना, तो मेमोरी में रहेगा तब आएगा सवाल। हो गया, लग गया ना? चेक करना चाहो देख लो। वन 1.59 किलो हर्ट्ज ये है, सोल्यूशन भी लगा हुआ। F 1/2 पाई रूट LC, क्या लग गया। अब चलो यहां देखो, a 12 volt 60 watt lamp is connected to the secondary of step down transformer whose primary is connected to AC mains of 220 volt. Assuming the transformer to be ideal, what is the current in the primary winding? प्राइमरी में करंट पूछा है, ये पावर है ना, 60 वाट पावर है उसका, और आइडियल है तो प्राइमरी का पावर इक्वल टू सेकेंडरी का पावर, तुरंत निकल आएगा, निकाल लो। आ गया? नहीं आया? अरे भाई पावर कितना है? प्राइमरी वाइंडिंग में करंट पूछा है, a 12 volt and 60 watt lamp is connected to the secondary of step down transformer whose primary is connected to an AC mains of 220 volt. 0.27 चेक कर लो, 0.27। P प्राइमरी इक्वल टू P सेकेंडरी 60 वाट है, 220 इंटू I प्राइमरी, I प्राइमरी आ गया। नेक्स्ट आए, क्या दिक्कत है क्या कोई? ये सब तो हो गया, ये था, ये भी हो चुका है। ये को क्या दिक्कत है इसमें बताओ?
अरे एक्सप्लेनेशन क्यों देखोगी, वैसे ही देख लो ना। पावर कितना है, 60 वाट है, तो वही सेकेंडरी में भी होगा ना। टू 220 वोल्ट पर है वो। P प्राइमरी इक्वल टू P सेकेंडरी। P प्राइमरी इक्वल टू P सेकेंडरी। अब सेकेंडरी कितना है, सेकेंडरी कॉइल तो 12 वोल्ट है ना, 12 वोल्ट पर है, और प्राइमरी है 220 वोल्ट। तो प्राइमरी में सेकेंडरी में पावर कितना है, 60, तो ये 60 लिखो, और यहां 12 इंटू आई प्राइमरी, तो आई प्राइमरी कितना हुआ, 60/12 है। क्या पूछा है, करंट इन द प्राइमरी पूछा है। ये 12 वोल्ट एंड 60 वाट लैंप इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर व्हिच प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 200, ये नहीं आएगा है। 12 वोल्ट एंड 60 वाट लैंप इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी है वो, प्राइमरी का नहीं। प्राइमरी 220 है, प्राइमरी कितना है, हाँ, प्राइमरी इज कनेक्टेड 220, तो ये है आपका 220 प्राइमरी का हो गया, इंटू आई प्राइमरी इक्वल टू 60 वाट, तो आई प्राइमरी इक्वल टू 60/220, जीरो कैंसिल हो गया। अब 3/11 कितना हो गया, 0.2 बार जाएगा है ना, तो 27 आया नहीं, एम्पियर। चलो अब देखिए, एन AC source is connected to a capacitor C due to decrease in its operating frequency। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेज, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेज। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है जानते हो, पढ़ाया गया कि नहीं अभी है। डिस्प्लेसमेंट वही होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट जितना कंडक्शन करंट होगा कैपेसिटर में, कि नहीं। कैपेसिटर में जब हम AC लगाते हैं, AC, तो यहां पर AC सोर्स है कनेक्टेड टू द कैपेसिटर C ड्यू टू द डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो पहले निकाल लो कितना करंट होता है, कंडक्शन करंट, उतना ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट।
है लगाए, चलो कौन सा बता रहे हो? बी है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी घटेगा। AC source is connected with the capacitor. The current I depending on the capacitive reactance. XC है 1 omega C. Omega representing the angular frequency. Omega है 2 pi f. तो इसका मतलब C डिपेंडिंग ऑन, अब देखिए फ्रीक्वेंसी f इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगा। द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज, द डिस्प्लेसमेंट करंट I which flows through the capacitor decreases according to the relation। I बराबर क्या है? V by XC। जितना, यही तो कंडक्शन करंट भी है, तो वही डिस्प्लेसमेंट करंट भी रहेगा। तो जब वो बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, और घटेगा तो बढ़ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेज विथ ए डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। The magnetic energy stored in an inductor of inductance 4 microhenry carrying a current of 2 ampere, ये तो बताया था कि नहीं है? एनर्जी U इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, नहीं बताया था भाई? मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 मिली हेनरी माइक्रो हेनरी, निकाल लो। करंट है 2 एम्पियर का, इसमें क्या आया? 8 माइक्रोजूल की, सी वाला सी हाफ LI स्क्वायर। ये देखो द नेट इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, अब निकाल लो। L की वैल्यू दिया है, C की वैल्यू और Z निकालना है। जल्दी बताओ क्या आया? XL निकालना पड़ेगा, XC निकालना है, R है 10। अभी तो लगाया था ये सवाल, बस केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बदल दिया गया है।
केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बदला और कुछ नहीं। एक्सएल निकालो, एक्सी निकालो, जेड निकाल लो। बी वाला तो पहले ही नहीं होगा क्योंकि वो तो 10 से कम है और ही 10 है कि नहीं। बाकी जल्दी से निकाल लो। एक्सएल और एक्सी कितना आया? ओमेगा एल 1/ओमेगा सी 2πf। अरे क्यों पन्ना पलट रही हो? एक्सएल और एक्सी नहीं निकाल पा रही हो? कितना आया? अरे अलग से क्यों लगाती हो, वहीं लगाओ ना। क्या भाई, छोटा छोटा सवाल है, हैं? लगाने दे, लगाओ। फाइव रूट 5 आ गए सबके। कुछ लोग अभी भी नहीं लगा पाए। एक्सएल कितना हुआ? ओमेगा एल यानी 2πfl। 2πf है आपका 50, एल की वैल्यू ये है 50/π इंटू 10⁻³ मिली हेनरी है। पाई हो गया आपका कैंसिल, तो ये कितना आ गया? 5 × 5 25 × 2 50, 5000 हुआ ना, तो ये 5 आ गया कि नहीं? 5 ओम। और एक्ससी कितना हो गया? 1/ओमेगा-c, तो 1/2πfc कितना आ गया? 1/2π50। c की वैल्यू भी उसी तरह है 10⁻³ फिर पाई कैंसिल कि नहीं, तो ये 100 हो गया इंटू 10⁻⁻6। तो आपका ये 10⁻³ हुआ और यहाँ हो गया 100, तो -1 आया, तो ये हो गया 10 कि नहीं हो गया 10? ये 10 ओम हो गया। अब आपको जेड निकालना था ना, तो जेड इक्वल टू क्या है? स्क्वायर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। कोई भी एक्सएल माइनस एक्ससी या एक्ससी माइनस एक्स। आर की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस एक्सएल 5 है और वो 10 है, तो 10 - 5 लिख दें। स्क्वायर 5 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 100 और प्लस 25, तो रूट 125 आया 125। तो 5 × 5 × 5 5 रूट 5 ओम। यही है जेड आपका। तो ये सही था बी वाला, बी वाला ही सही है। यहाँ रूट 5 है, रूट 2 नहीं है। नहीं आया था क्या? है?
कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई? कहाँ गड़बड़ है? ये सही है ना? तब तुम्हारा क्या गड़बड़ हो गया? ये क्या आया? 5√5। चलो, given below are two statements. Statement 1, in an AC circuit the current through the capacitor leads the voltage. करंट थ्रू द कैपेसिटर लीड्स द वोल्टेज। सही है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे रहता है, करंट आगे रहता है, तो ये तो सही है ना? स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। और स्टेटमेंट 2 क्या है? इन एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस ओनली द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज पाई। ये गलत है, पाई/2 होगा, पाई नहीं होगा, पाई/90 डिग्री होता है ना, तो पाई/2 होगा। तो ये फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो बहुत जल्दी आ जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। यही वाला हुआ, डी वाला, कि नहीं? कहीं दिक्कत है नहीं ना? चलो नेक्स्ट। An inductor of inductance 2 millihenry connected to 220 volt 50 hertz AC source. Let the inductive reactance in the circuit is X1. If a 220 volt DC source replace the AC source in the circuit, then the inductive reactance of the circuit is X2. X1 and X2 are, तो X2 तो 0 ही हो जाएगा, DC हो गया, तो X2 0 कहाँ है? दो जगह है, 0 तो X1 भी निकाल लो। दो तो वैसे ही हट गया। मान लो जल्दी थी, अगर क्वेश्चन छूट रहा है तो 2 तो वैसे ही हट गया, क्योंकि DC में XL 0 हो जाता है। तो 2 में अगर चॉइस करते हो बिना लगाए तो 50% प्रोबेबिलिटी हो गई, लेकिन निकाल लो अभी, यहां तो प्रोबेबिलिटी है ही है, प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी है, एक्चुअल तो निकाल लो कितना आया है? लास्ट देख लो। सही है ना? नहीं आ रहा क्या? अरे भाई, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी, XL लिखा लो ना, उसी को X1 लिखना है। X1 इक्वल टू ओमेगा L 2 पाई FL 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो कितना हो गया है? कितना आ गया है? किसको? अरे 50 इंटू 2 100 हो गया, तो ये 100 से मल्टीप्लाई किया तो 314 हो गया, गुणे 2 तो 628 हो गया, और 10 टू द पावर -3 भी है, तो दशमलव आया नहीं, 0.628। क्या देख लो ना, यही ये हो गया कितना 100, इसको मल्टीप्लाई किया 3.14 तो 314 आ गया ना, तो 2 से गुणा किया तो 628 हो गया, इंटू 10 टू द पावर -3 है,
तो 0.628 नहीं हुआ, तो ये है x1 इतना ओम, और x2 0 होगा फॉर डीसी। तो आंसर यही सही नहीं आया, इतना छोटा सा सवाल। है? दो क्वेश्चन है क्या? दो तो क्या दिक्कत इसमें है? अरे फ्रिक्शन से निकालो भाई, फ्रिक्शन से निकलेगा, ये खूब बुक का ही क्वेश्चन है कि नहीं। म्यू आर फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू आर वही mg के इक्वल हो जाएगा। हो गया? चलो आगे आओ। द स्टैंडर्ड फिलामेंट लैम्प कंज्यूम 100 वाट व्हेन कनेक्टेड विथ 200 वोल्ट AC means 100 वाट उसका पावर है। द पीक करंट थ्रू द बल्ब विल बी, पीक वैल्यू पूछा गया है, तो पहले तो करंट निकाल लो ना। P इक्वल टू बी आई निकालो। जीरो 0.5 कहाँ है इसमें? पीक वैल्यू पूछा गया है, पीक वैल्यू पूछा है ना। P इक्वल टू वी आई लिखोगे तो ये VRMS रहेगा इंटू IRMS रहेगा कि नहीं। अब 100 वाट पावर है और V 200 है इंटू IRMS, तो IRMS आया ना, ये कितना आया IRMS 1/2। तो I नॉट पूछा है, I नॉट इक्वल टू IRMS इंटू √2, तो ये हो गया 1/2 इंटू √2, तो 1/√2 आ गया ना, तो 1/1.414 0.707 एम्पियर। पहले भी तो थ्योरी में ही बताया था कि नहीं। चलो आगे। हाँ, द पीक वोल्टेज ऑफ AC सोर्स इज इक्वल टू √2 टाइम्स द RMS वैल्यू ऑफ AC, तो C वाला है, इसमें कुछ पूछना नहीं है, तो थ्योरी ही है। अगला सवाल देखो, ये सीरीज LCR सर्किट विथ इंडक्टेंस 10 हेनरी, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड, रेजिस्टेंस 50 ओम, connected to an AC source of voltage 200 sin 100t. If the resonant frequency of LCR circuit is nu naught, frequency of AC source is V, तो nu इक्वल टू न्यू नॉट होता है रेजोनेंस के केस में। रेजोनेंट के केस में कितना होना चाहिए? अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी देख लो और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल लो, 2πf है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी पूछा है। 1/2π√LC, 1/√LC निकालो कितना आया, और दोनों इक्वल होगा। यहीं से निकाल लो ना, यहीं से निकाल लो ओमेगा आर, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा आर कितना है?
1/रूट, या वैसे ही देख लो ना, इसको लगाने की जरूरत कहाँ है। ओमेगा कितना है आप देखो, 100t है, तो f कितना है 2 पाई, ओमेगा है 2 पाई f ने, तो 100 बाई, ये हटाओ, ये 100 है ना, क्या निकालना है, ये निकालो, f इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ओमेगा कितना है 100 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, तो ये 50 अपॉन पाई हर्ट्ज, यही है ना। और इतना ही क्या होना चाहिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दोनों इक्वल होता है ना एट रेजोनेंस, तो उसमें न्यू नॉट लिखा है उन्होंने, तो 50/पाई यही है बी वाला, उसी को न्यू लिखा है उन्होंने एफ के बजाय। रेजोनेंस के केस में दोनों इक्वल होते हैं। अब उसको लगा के चाहे देख लो, एफ आर भी वही आएगा, 1/2 पाई रूट 1/LC, तो इतना ही आया होगा। हाँ चलो आगे, आज इसको खत्म कर देना है। नेक्स्ट ये हुआ 21, लो आ गया 40 वोल्ट 10 वोल्ट 40 वोल्ट, LCR सीरीज सर्किट है, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंशियल, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसी, resistance are connected in series to AC source of potential difference V, volt as shown in figure, potential difference across LCR given है, the amplitude current, maximum current पूछा, amplitude current flowing through LCR series circuit is 10√2 ampere current है, impedance पूछा है कि नहीं, I नॉट दिया है, IRMS लिख लो 10 आ जाएगा, और Z निकालना है आपको, Z तुरंत निकल आया, 2 लाइन में है, बहुत छोटा सवाल है, निकालो। लग गया है? The amplitude of current flowing through LCR series circuit is, क्या दिक्कत आ रही है? 5 ओम, ये वाला है फर्स्ट वाला, कैसे आ गया? है? हाँ आई नॉट निकाल लिया, आई एम्पलीट्यूड दिया है, आई नॉट 10√2 तो गिवन है, आई आर एम एस निकाल लिया, आई आर एम एस आई नॉट बाई √2, तो आई आर एम एस मालूम हो गया, कितना आया 10 एम्पियर,
ये हो गया। अब v मालूम है कि नहीं? v इक्वल टू कितना है? v इक्वल टू स्क्वायर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट वी आर के लिए क्या है 40, तो 40 स्क्वायर और प्लस ये 40 माइनस 10 कर लो तो 30 स्क्वायर, तो 50 आ गया सीधे। 40 स्क्वायर और प्लस 30 स्क्वायर 1600 प्लस 900 2500, तो 50 वोल्ट आ गया कि नहीं? तो द इम्पीडेंस ये आई आर एम वी आर एम एस है, तो Z इक्वल टू वी आर एम एस बाई आई आर एम एस। तो ये हो गया 50/10, तो कितना आ गया 5 ओम। यही है Z। नहीं आया है? नहीं लगा पाई थी क्या पहले? अरे वोल्टेज निकाल लेंगे, अब इम्पीडेंस निकालना है। करंट दिया है तो वोल्टेज आ गया, तो इम्पीडेंस नहीं आ गया। V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगाओ। चलो ठीक, आगे देख लो। ये 21, ये कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज V गिवन V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t है। द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वुड बी गिवन एज, डिस्प्लेसमेंट करंट वही होगा जो कंडक्शन करंट है कि नहीं? तो Q इक्वल टू CV होता है कि नहीं होता है? उसी से निकलेगा, तुरंत निकाल लो। अभी तो एक सवाल और आया था कि नहीं? आई डी इक्वल टू आई सी, सी माने कंडक्शन, तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो डी बाई डी टी, और क्यू इक्वल टू सी वी, तो ये हो गया C इंटू वी, तो C बाहर हो गया, डी बाई डी टी, V की वैल्यू है V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी, तो V नॉट बाहर हो गया C, और साइन का डिफरेंशियल cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अभी लगाया था क्या? V नॉट ओमेगा C cos ओमेगा टी। वहां आई से निकाला था कि नहीं? वो एक चैप्टर और है बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, नहीं एसी के बाद, उसी में तो डिस्प्लेसमेंट करंट है। क्या कह रहे हो? π/2 क्या था? π/2 काहे? π/2 क्यों रख दोगे? π/2 कहाँ है? अब cos को साइन के फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख लो। हो गया।